मैं लास्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ वैल्यूज़। जैसे मैंने आप लोगों को एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया था, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन आई मेंशन फायर एलिमेंट्स मीन सूर्य और मंगल फायरी प्लैनेट्स हैं। आप लोगों ने राशियाँ भी स्टडी की हैं कि फायरी साइंस कौन से होते हैं, इसी तरीके से फायरी प्लैनेट्स, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्लासिकल बुक्स हैं वहाँ पे इस तरीके से भी लेख लिखा होगा, बहुत सारी जगह पर तत्व लिखा होगा और बहुत सारे बुक्स में साइंस लिखा होगा कि फायरी प्लैनेट्स कौन से होते हैं। रिवीजन मैंने इसलिए करवाया ताकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, बाद में एक अंडरस्टैंडिंग में परेशानी हो। सो मीन्स सन एंड मार्स इज फायरी प्लैनेट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वाटर एलिमेंट्स मीन्स चंद्र और शुक्र जो हैं वो जलीय ग्रह कहा जाता है, मतलब वाटरी प्लैनेट्स। सिमिलरली अर्थ प्लैनेट इज मर्करी एंड स्पेस प्लैनेट आकाशीय ग्रह। आकाशीय ग्रह मीन्स जुपिटर, बृहस्पति देव। एयर एलिमेंट्स जो एयर प्लैनेट्स कहा जाता है वो शनि को एयर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज शुभ ग्रह मीन्स नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स। द सेकेंड इज नेचुरल मेलफिक प्लैनेट्स, मीन हिंदी में पाप ग्रह। और द थर्ड वन इज क्रूर। हिंदी और इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होगा। आप इंग्लिश की अगर बुक्स भी देखेंगे एस्ट्रोलॉजी की, उसमें क्रूर वर्ड ही यूज़ होगा, सिर्फ स्पेलिंग आपको इंग्लिश में मिलेगी। जैसे घी को घी ही कहा जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है एंड किस तरीके से समझना है, बिकॉज ये हमें प्रवृत्ति समझना बहुत ज़रूरी है प्रेडिक्टिव में जाने से पहले। शुभ ग्रह में 3-4 प्लैनेट्स आते हैं। पहले हम 3 के बारे में ही बात करेंगे, बुध, गुरु एंड शुक्र। शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिक, अपने आप में एक अर्थ निकल के आ रहा है कि ऐसे प्लैनेट्स जिनका एग्रेशन नहीं है, जो शांत प्रवृत्ति के हैं और जिनका जो स्वभाव है वो इंटेलेक्चुअल है, विजडम है, उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, और जो भी कार्य होगा ऐसे प्लैनेट से वो बहुत ही शांति स्वभाव के साथ होगा। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे दोनों ही आ जाते हैं। गुरु इज देवों के प्लैनेट्स हैं, देव गुरु बृहस्पति जी, और शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। एंड मर्करी इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्लैनेट विद हैव अ लॉट ऑफ विजडम। सो इनकी जो प्रकृति है बहुत ही शांत स्वभाव की प्रकृति है। नाउ द नेक्स्ट इज पाप ग्रह, मेलफिक प्लैनेट्स, जिसमें हमारे 3 प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, 4 प्लैनेट्स। सो इन चारों की ही प्लैनेट्स की जो प्रवृत्ति है दे आर वेरी एग्रेसिव। अगर हम कैटास्ट्रॉफिक की बात कर रहे हैं, प्लेन क्रैश, साइक्लोन, पैंडेमिक, कोविड-19 की जैसे अभी करंट समस्या चल रही है, या किसी कंट्री में विद्रोह होना, आगजनी की घटनाएं, तो इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सारे डिस्कशंस हैं इसमें, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल लाइक इफ वी टॉक अबाउट केतु। सो केतु इज़ फॉर द काइंड ऑफ एनवायरमेंटल डिजीज़, सांप से कटना, सांप का विष, और पॉइजनस प्लैनेट्स इट इज। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो वी कैन से दे आर द 4 प्लैनेट्स, दे हैव ए एग्रेसिव प्रवृत्ति। जो एग्रेशन है इसमें, जो इनका स्वभाव है बहुत ही एग्रेसिव है। सूर्य को क्रूर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम के किंग हैं, और सिंस इट इज़ ए फायरी प्लैनेट, तो फायरी प्लैनेट होने के बावजूद भी इनको क्रूर प्लैनेट कहा जाता है, क्रूर ग्रह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य को क्रूर कहने का मतलब ये हो गया कि हम एक मीनिंग निकाल लें कि ओ इट इज़ ए क्रूर प्लैनेट मीन्स कि ये तो बहुत ही क्रूर हो गया एंड बहुत ही अशुभ फल देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
इट्स अ टर्म जो हमें याद रखनी है, बिकॉज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत जगह पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सूर्य आत्माकारक प्लैनेट भी है। सो अभी इन चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, देन इन द लेटर जो आगे लेक्चर रहेंगे उनमें परेशानी नहीं आएगी, समझना बहुत इजी रहेगा। सो सन जो है क्रूर प्लैनेट है, आत्माकारक प्लैनेट है, और इनका जो स्वभाव है दोनों तरफ से है, एग्रेसिव भी है एंड सॉफ्ट भी है, बिकॉज दिस प्लैनेट इट इंडिकेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स में अगर किसी का सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो हम ये कभी नहीं मान के चलेंगे कि कोई इंसान पॉलिटिक्स में बढ़ेगा या तरक्की करेगा। या तो साथ में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की बात कर लेते हैं, आईएएस एंड ऑल। सो इसमें सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य का अगर वीक होने का मतलब है कि अगर कमज़ोर हो जाते हैं सूर्य, तो हड्डियों का वीक होना, मेंटल अनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से एक जो विचारों को अगर कोई प्रकट करना चाहता है तो थॉट्स विल नॉट कम आउट प्रॉपरली इन ए प्रॉपर वे। कहना कुछ और चाहेगा इंसान और कह कुछ और जाएगा, और एक डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। और उसकी वजह से ये भी होगा कि जो प्रशासनिक, जो राजनीति से लोग जो कनेक्टेड हैं और जिनका सूर्य अगर अफ्लिक्टेड हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उनको राजनीतिज्ञों से परेशानी होगी। प्रशासन के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से काफ़ी परेशानी होगी, जेल यात्राएं, इस तरीके के योग बनते हैं। सो अभी हम प्रोडक्टिव में नहीं जाते हैं, इट्स जस्ट एज एन एग्जाम्पल। नाउ वी टॉक अबाउट मून। अगर हम मून की बात करें तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन लास्ट में करना है, बिकॉज मून मंथ में 15 डेज बेनिफिक रहता है एंड 50 डेज ये आपका मेलफिक रहता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है मून के बारे में कि अमावस पंचांग, आप जो लोग नहीं देखते हैं प्लीज़ पंचांग पढ़ना शुरू कीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस मून। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। मून जब अमावस होती है तो सूर्य और चंद्रमा बहुत ही क्लोज डिग्री पे होते हैं, दे आर टुगेदर इन द सेम डिग्री। उस दिन अमावस्या होती है, और अमावस्या कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि को होती है, 30वीं तिथि। और साथ में जैसे ही कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा मीन्स पहली तिथि आती है, सो यहाँ पे लिखा भी है, जस्ट नोट कीजिए, मून शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि से कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि तक बेनिफिक रहता है, मीन्स अच्छा रिजल्ट देगा, बेहतरीन रिजल्ट। मून मन का कारक भी है। सो ऐसे लोग जब इनका मन पे बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर मून अगर आपका यहाँ पर बैठा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूर्य के पास जब मून रहेगा सेम डे अमावस है, तो उसके 8वें दिन के बाद 8वीं तिथि, 8वें दिन के बाद वो पावर में बढ़ना शुरू होगा, मीन्स वहाँ से उसको ऑस्पिशियस काउंट करेंगे। कब तक? तिथियाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15-15 तिथि होती है, मीन्स 8-15 तक पहुँचने के लिए 7 और 7 ये टोटल 15 डेज, मीन्स 8वीं तिथि से लेकर 7वीं तिथि तक मतलब 15 डेज मून पावर में रहेगा, ऑस्पिशियस रहेगा। एंड एग्जैक्टली इफ वी टॉक अबाउट मेलफिक मून, तो आगे आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि, यहाँ पे हमने 7वीं लिखी थी, अब यहाँ पे कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि तक जो मून रहेगा वो मेलफिक काउंट किया जाएगा, मीन्स उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। अगर कहीं साथ में गुरु और बुध साथ में हुए तब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा शुभ प्रभाव रहेगा, अदरवाइज मून अपना एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बेसिकली मून को मेलफिक कहना, इट्स जस्ट दीज आर द टर्म्स एस्ट्रोलॉजिकल, मेलफिक कहा जाता है, लेकिन फिर भी मून का एक अपना प्रभाव है, बिकॉज ये एक जलीय ग्रह भी है, साथ में इसका अपना जो प्रभाव है शांत प्रवृत्ति का है। तो क्रूर यहाँ पे मेलफिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी वो उतना
उसका जो प्रभाव है वो एग्रेसिव नहीं रहेगा। इट जस्ट द प्रॉब्लम विल बी, अगर मान लीजिए मेल फिक है तो ऐसे लोग डिप्रेशन में सेल्फ डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी, खुद परेशान रहेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, रिएक्शन अपने आप से होते हैं, खुद को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जो पाप ग्रह होते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस सैटर्न मार्स, तो ऐसे लोग एग्रेशन सामने वाले के लिए भी रहेगा। ये आपको इस तरीके से समझना है। एंड बाकी हम धीरे से अभी नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ भी शुरू करते हैं। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।